नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल देवभूमि क्लासेस में। तो साथियों, आज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है और पॉलिटिका जिन साथियों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, एक बार आप उसको जरूर देखिएगा ताकि आपको ये वाला जो वीडियो है वो आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। तो साथियों, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम डायरेक्ट पॉइंट में जाएंगे। तो पहला पॉइंट मैंने कल आपको समझाया था कि किस तरीके से भारत में संविधान की नींव रखी गई या भारत में पहली बार संविधान किस तरीके से भारत में पहुंचा और भारत में संविधान आने का मुख्य कारण क्या था। मैंने इसकी शुरुआत चार्टर एक्ट से की थी। आपकी चार्टर एक्ट जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ है वो वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको ये वाला जो भारत शासन अधिनियम है यानी कि सेकेंड जो वीडियो है वो आपको भली भांति यहां पे समझ में आ जाएगा। तो साथियों देखिएगा, पहले कल हमने चार्टर एक्ट जब पढ़ा था तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करवाऊंगा ताकि आप लोग को यहाँ पे भली बात इसका एक जो ब्यौरा है वो पूरी रूप से समझ में आ जाएगा। 1773 में जब पहली बार चार्टर एक्ट आता है तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो बंगाल का जो गवर्नर होता है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद 1781 या फिर 1784 या फिर 1786 का जो एक पिट्स इंडिया एक्ट आया जिसमें कई सारे संशोधन किए गए और उसी संशोधन में बताया गया कि अब जो चार्टर एक्ट आएगा वो 20-20 साल के लिए क्या होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था 1773, उसके बाद आपको बताया था 1792, उसके बाद बताया था मैंने 1813, उसके बाद मैंने बताया था आपको 1833 का चार्टर एक्ट और उसके बाद लास्ट जो चार्टर एक्ट था वो था 1853 का। जब ये चार्टर एक्ट आए तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि 1857 की जब क्रांति हुई थी, इस 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को पता चल चुका था कि भारत को चलाना है तो हमें भारतीयों की आवश्यकता होगी। यानी कि अब हम क्या करेंगे कि भारतीयों को अपने अंदर काम करवाएंगे या फिर अपने शासन में उनको सम्मिलित करेंगे जिससे कि हमें भारत में शासन करने के लिए बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बहुत सरल हो जाएंगी। तो ये ही यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी का सबसे बड़ा एक जो उनका प्लान था वो काफी ज्यादा कामयाब रहा। अभी इससे पहले आपको मैं बता दूं, जितने हमने ये चार्टर एक्ट पढ़े थे इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश जो सरकार थी, ब्रिटिश की जो रानी थी, उसने यहां पर भारत पर जो शासन किया था वह अप्रत्यक्ष रूप से किया था। लेकिन अब 1858, ध्यान दीजिएगा, जो 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर ब्रिटिश की जो रानी होती है उसका डायरेक्ट शासन कहां हो जाता है, भारत में हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। कल मैंने आपको बताया था भारत का जो गवर्नर जनरल है वो भारत का वायसराय कैसे बनता है, ये सारे जो हमारे मेन पॉइंट है वो हम इसी वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये सारी चीजें हमने आपको समझा दी हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा फिर मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि एक बार आप वो वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको भली भांति समझ में आ जाए। अब 1857 की जब क्रांति होती है तो यहां पे अंग्रेज पूरी तरह से पिट जाते हैं और अब उनको पता चल जाता है कि भारत को चलाना इतना आसान नहीं है। तो वह क्या करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का, ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया जो कंपनी होती है इसकी राजनीतिक शक्ति, ध्यान देना दोस्तों, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, जो इसकी जो राजनीतिक शक्तियां होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त नहीं किया जाता है। काफी साथियों, काफी बच्चे जो समझते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 में समाप्त हो चुकी थी, तो ये 1858 में समाप्त नहीं हुई थी। इनकी जो शक्तियां, व्यापार तो साथ में चल रहा था इनका, लेकिन इनकी जो शक्तियां थी, व्यापार जो राजनीतिक शक्तियां थी जिसमें ये राजनीति करते थे, उनको पूरा जो शक्तियां थी उसको समाप्त करके वो शक्तियां किसके पास चली गई, वहां की रानी के पास चली गई या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली गई, आप यह बोल सकते हैं। अब 1858 का जब भारत शासन अधिनियम आता है तो इसमें एक बात जरूर कहा जाता है कि जो भारत का अब गवर्नर जनरल होगा वह भारत का क्या हो जाएगा, वायसराय हो जाएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, भारत का जो गवर्नर होगा अब वह भारत का क्या हो जाएगा, वायसराय हो जाएगा। अब जो भारत का वायसराय होता है तो भारत के वायसराय के साथ अब काम कैसे होता है अब हम इसमें चर्चा करेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि जो ब्रिटिश की जो रानी होती है वो डायरेक्ट अब भारत पर क्या करती है, शासन करती है। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी तो भारत जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी वह अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रही थी। लेकिन 1858 भारतीय शासन अधिनियम के तहत यह प्रत्यक्ष रूप से क्या कर लेते हैं, यहां पे
शासन करना स्टार्ट कर लेते। तो आपसे पूछा जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में प्रत्यक्ष रूप से शासन कब किया, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। तो यह 1858 भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया और इन्होंने कहा कि अब हमें भारत को चलाने के लिए, यानी कि भारत में शासन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भारतीय की जो सदस्यता है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। यानी कि ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसमें भारतीय सदस्यता क्या करेंगे, यहां पे बैठेंगे। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि जो अभी हम लोग क्या करते हैं, प्रधानमंत्री को चुनने के लिए या फिर राष्ट्रपति को चुनने के लिए, या सॉरी एक प्रधानमंत्री मान के चलेगा, जब हम प्रधानमंत्री को चुनते हैं तो हम सांसद को वोट देते हैं, और जब सांसद को वोट देते हैं तो वह एक सांसद कहलाता है जब वो पार्लियामेंट में बैठता है। तो यही बात थी कि हमारे यहां से 2 सांसद कहां जाएंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाएंगे, और वह हमारी यहाँ की क्या करेंगे, बातें रखेंगे। खाली बातें रखेंगे, यहाँ पे कुछ करना नहीं, मतलब एक ये कह सकते हैं कि इसको दिखाने के लिए, मतलब दुनिया को दिखाने के लिए ये एक संदेश दिया गया था कि अब हम भारतीयों को भी क्या कर रहे हैं, ब्रिटेन में, यानी कि ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है उसमें बैठने का क्या दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं। तो ये था भारत शासन अधिनियम 1858। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। वायसराय मैंने कल आपको समझाया था, वाइस मतलब आवाज, राय मतलब राजा, यानी कि राजा की डायरेक्ट जो आवाज है वो भारत में क्या करेगी, शासन करेगी। वहां से जो भी कानून बनेगा वो कानून सीधा भारत में पारित होना था। ये सारी जो मतलब मुख्य जो धाराएं थी उनको यहां पे रखी गई। और दूसरा पॉइंट यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अब भारत के 2 सदस्य क्या करेंगे, ब्रिटिश के पार्लियामेंट में बैठेंगे। यानी कि जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है उसमें भारत के 2 सदस्यों को क्या किया गया, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बिठाला गया। यह भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट था। उसके बाद दूसरा जो अधिनियम आया, भारत परिषद अधिनियम, इसमें क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी आपको बताया ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि अगर भारत को हमें चलाना है तो भारतीयों की सहायता लेनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो इन्होंने क्या किया कि भारतीय सहायता के लिए इन्होंने भारत पर कानून व्यवस्था को लागू किया। आपने एक पॉइंट सुना होगा 1860, सुना होगा ये आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। ये कब आया, 1860 में। इसको किस एक्ट के द्वारा रखा गया था, 1861 भारत परिषद अधिनियम के द्वारा इसको रखा गया था। अब ये क्या था, इसमें कहा गया है कि अब भारत में कानून व्यवस्था चलेगी और जो कानून हम लोग यहां पर बनाएंगे वही कानून क्या होगा आपका ब्रिटिश में, यानी कि भारत में क्या होगा, लागू होगा। और यहां पे पहली बार जो वायसराय था, ध्यान दीजिएगा, जो वायसराय था, इस वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। अब ये कहोगे कि सर जो अभी राष्ट्रपति है वो भी तो अध्यादेश जारी करता है, क्या वो अध्यादेश इसी 1861 अधिनियम के द्वारा लाया गया था? नहीं साथियों, ये 1935 वाला अधिनियम है जिसमें अभी भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अध्यादेश 1, 2, 3 यानी कि 123 के द्वारा, अभी आर्टिकल 123 में भारतीय जो राष्ट्रपति हमारे वो अध्यादेश था। अध्यादेश क्या है, अध्यादेश ये लाया गया था कि अब वायसराय क्या करेगा कि अगर कोई इमरजेंसी भारत में आ जाती है तो वो क्या करेगा, संविधान में कानून व्यवस्था लेके आएगा, यानी कि कानून पारित कर सकता था। तो ये एक तरीका का क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत एक कानून व्यवस्था को पकड़ बनने के लिए, यानी कि जो वहां की रानी थी उसने कहा कि भारत में अगर पकड़ बनाना है तो हमें इमरजेंसी, कभी आपको पता कि 1857 की क्रांति का दोबारा ऐसा विद्रोह ना हो जाए, तो इन्होंने क्या कहा कि जहां पे इमरजेंसी लगेगा आपको, आप तुरंत क्या कर दोगे, यहां पे अध्यादेश क्या कर दोगे, जारी कर दोगे। तो इन्होंने कहा भाई ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। उसके बाद एक पॉइंट और लाया गया 1861 में, इन्होंने कहा कि अब भारत में एक विधान परिषद भी बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, भारत में पहली बार विधान परिषद की जो नींव रखी गई थी वह रखी गई थी 1861 भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा था, काफी बढ़िया चल रहा था, काम कुछ सब सही चल रहा था, ब्रिटेन अच्छी तरह से यहां पे शासन कर रहा था, प्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहा था। लेकिन अब जब 1892, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट था ये, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, जब 1892 में भारत परिषद अधिनियम जब लाया गया तो इसमें क्या कहा गया कि अब जो विधान परिषद में, यानी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसमें जो 2 सदस्यों को भेजा गया है, ये 2 सदस्य क्या करेंगे, वहां के बजट में या फिर वहां के सत्र में क्या करेंगे, ये लोग बहस कर सकते थे। यानी कि अभी आपको पता होगा कि जब वहां पे बजट पेश किया जाता था तो कुछ बजट क्या कर दिया था, भारत को दे दिया जाता कि भैया जाओ 1 लाख 2 लाख रुपया भारत में भेज दिया, और भारत से कहा कि भैया इसकी क्या करो, यहाँ पे इस पैसों क्या यहाँ पे व्यवस्था करो और यहाँ पे थोड़ा सा विकास कार्य करो। तो इससे क्या होता था कि भारत में वो पैसा पहुंच ही नहीं पाता था, जिससे कि बहुत सारी दिक्कतें आ जाती थी। तो
92 भारत परिषद अधिनियम में कहा गया कि आप जो भारतीय ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं ये क्या करेंगे, बहस करेंगे। पहली बार बजट में बहस करने का अधिकार किस एक्ट के माध्यम से दिया गया था, तो ये था आपका 1892 एक्ट के माध्यम से, यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1892 में पहली बार भारतीयों को बजट में या फिर संसद में, पार्लियामेंट में बहस करने का यानी कि बोलने का क्या दिया गया, इसमें अधिकार दिया गया। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है कि पहली बार बजट में बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया। अब उसके बाद था साथियों 1909। अब ये 1909 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। ये आप कॉपी पेन पकड़ लीजिएगा, सारे पॉइंट आपके नोट होने चाहिए। अगर आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट लेवल की अगर आप तैयारी करते हैं तो यहां पे आपके लिए काफी ज्यादा एक हथियार साबित होने वाला है ये, क्योंकि यही पॉइंट आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि 1909 के अधिनियम में क्या क्या चीजें पारित हुई थी। सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, 1909 का जो पारित अधिनियम था इसका नाम रखा गया मार्ले विंटो सुधार। अब ये मार्ले विंटो कौन था, पहला पॉइंट तो इसको ध्यान दीजिए कि मार्ले विंटो था कौन। तो मार्ले सचिव के पद में थे और विंटो यहां के क्या थे, उसमें वाइसराय थे। ध्यान दीजिएगा, विंटो वाइसराय थे और मार्ले कौन थे, यहां पे सचिव थे। तो इन्होंने कहा कि अब भारत में जो मुस्लिम और हिंदू है ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, एक संप्रदाय कार्य कर रहे हैं, यानी कि दोनों की अगर मिली भगत हो गई है तो हमें अंग्रेज फिर हमें कहीं 1857 की क्रांति दोबारा देखने को ना मिले। तो इन्होंने कहा कि हम कुछ इसमें संशोधन कर देते हैं। अब संशोधन क्या किया गया, पहले पॉइंट तो क्या किया गया, अब जो भारतीय पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठा हुआ है इनको सचिव, ध्यान दीजिएगा, सचिव का पद दे दिया गया। अब सचिव क्या होता है, काफी बच्चे सोचेंगे कि इनको क्या महानिदेशक बना दिया गया, क्या इनको कोई डायरेक्टर बना दिया गया, नहीं। सचिव का मतलब था, मैंने अभी आपको बताया 1861 भारतीय परिषद अधिनियम में कहा गया कि 2 मंत्रियों को रखा जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ से सांसद को चुनते हैं, सांसद जाता है संसद में तो वहां पे उसको हम सांसद बोलते हैं, लेकिन जब वो कैबिनेट मंत्री बन जाते तो हम उसको सांसद ना बोल के कैबिनेट मंत्री बोलते हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के अंतर्गत पर्टिकुलर रूप से क्या करते हैं, एक विभाग में काम करते हैं। तो पहली बार भारतीयों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा कब दिया गया, तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो यह दिया गया 1909 मार्ले विंटो सुधार में। अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या होता है कि यहां पे कुछ जो संप्रदाय, यानी कि जो संप्रदाय लोग होते हैं, यानी कि जैसे मुस्लिम जो लोग होते हैं या अदर जितने भी हमारे अल्पसंख्यक लोग होते हैं, उनको क्या कर दिया गया, मात्र 10% लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया गया। किस एक्ट के माध्यम से, 1909 भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से संप्रदाय लोगों को या अल्पसंख्यक लोगों को मात्र 10%, जो उनमें से शिक्षित हो, अभी आपको पता होगा हमारे हर भारतीय वोट देने का अधिकार रखते हैं, जिनकी एज 18 साल से ऊपर हो गई हो या फिर 18 साल हो रही हो तो वह वोट दे सकता है। लेकिन उस समय क्या था, जिसके पास शिक्षा हो या जिसके पास धन हो यानी कि संपत्ति हो, उसको ही वोट देने का क्या था, यहाँ पे अधिकार था। तो साथियों सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान देना है कि किस टाइप से हमारे 1909 में संप्रदाय को वोट देने का यानी कि मुस्लिमों को वोट देने का अधिकार दिया गया, वो भी मात्र 10%। इससे क्या लगा कि अब भारत में क्या हो जाएगा, सब अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि मुस्लिम और हिंदू में अलग अलग बातें होने लग जाएंगी, जिसके कारण हमें दोबारा 1857 की क्रांति नहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन फिर इसके बाद विरोध होते रहा। ये सब कार्यक्रम, ये सब सारे जितने भी कार्यक्रम चल रहे थे, ये कहां चल रहे थे, कोलकाता में। लेकिन आपको पता होगा 1911 में जब हमारी राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई तो सारा अब ब्यौरा कहां पे केंद्रित होने लगा, दिल्ली में केंद्रित होने लगा। और इसी का विरोध देखने को मिला हमें 1919 भारत शासन अधिनियम। आपको पता होगा इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब यह था कि जो चेम्सफोर्ड जी हमारे वाइसराय, उन्होंने क्या किया, यहां पे बहुत सारे चेंजिंग किए। हमारे भारत में 2 एक्ट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक तो है 1919 का एक्ट और दूसरा है 1935 का एक्ट। ये 2 एक्ट अगर आप लोग डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बताइएगा, मैं इसका एक अलग सा वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जिसमें आपको मैं पॉइंट वाइज पॉइंट बताऊंगा कि किस तरीके से 1919 का जो एक्ट था या फिर 1935 का जो एक्ट था वो किस माध्यम से हमारे भारत में आया हुआ था। तो पहले हम इसको क्लियर करते हैं। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, इसमें क्या क्या बदलाव हुआ, पहले हम इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो प्रांत में यानी कि राज्य के अंतर्गत
द्वैत शासन आया। द्वैत शासन का मतलब हो गया कि भारत में अब क्या होगा, जो प्रांत यानी कि राज्य है वहां पे उनकी क्या बनेगी, सरकार बनेगी, केंद्र में नहीं बनेगी, सिर्फ राज्य में बनेगी। इस बात का ध्यान दीजिएगा। काफी बच्चे कहते हैं कि सर पहला तो क्या कहते हैं, केंद्र होता है तो केंद्र में सरकार बननी चाहिए थी, लेकिन केंद्र में नहीं बनाया गया, क्योंकि इससे क्या था कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उनकी पावर कम हो जाती। तो उन्होंने कहा कि राज्य में तो राजा लोग रहते हैं, तो हम उनको क्या बना देते हैं, यहाँ पे सरकार का ये नींव रखने के लिए प्रमाण दे देते हैं। तो 1919 में पहली बार, ध्यान दीजिएगा, 1919 में पहली बार प्रांतों में, ध्यान दीजिएगा, प्रांतों में सरकार बनाने की क्या की गई, घोषणा की गई। पहला पॉइंट तो इसको क्लियर कीजिएगा, केंद्र में नहीं, सिर्फ राज्य में, जिसको हम द्वैत शासन कहते हैं। और वो शासन भी, सरकार भी जो बनेगा उसमें से लगभग आपका मान के चलेगा कि 10% जो पावर होगी वो सिर्फ वहां की सरकार के पास होगी, और जो 90% जो पावर होगी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास होगी। क्योंकि आपको पता है कि अगर वहां की सरकार चुन लिया जाता है, यानी कि सरकार को वोट दिया जाता है और सरकार बन जाती है, तो कल के डेट में वही सरकार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह ना कर दे। तो इस बात से अंग्रेजों को क्या था, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो जिसके कारण 1919 में प्रांतों में क्या लाया इन्होंने, सरकार लाया, और उसमें से सिर्फ पावर जो होगी वो 10% की पावर देगी, जिसमें से शिक्षा का लेवल या आप कह सकते हो स्वास्थ्य का लेवल, इस टाइप से 2-4 पावर उनको दे दिया, ताकि लोगों को लगे कि भैया हमने क्या ला लिया है, अब भारत में लोकतंत्र ला दिया है। ये पॉइंट क्लियर कीजिएगा। उसके बाद आपको पता हुआ सिविल सेवा, हालांकि 1926 में सिविल सेवा की स्थापना होती है, लेकिन एक्ट कौन सा अगर आपसे पूछा जाता है तो वह एक्ट था 1919 का, जो भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। 1919 में पहली बार सिविल सेवा एक्ट को क्या किया गया, यहां पे पारित किया गया। अब ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी थी और ये बारंबार चल रहा था इसमें, और प्रांतों में सरकार का भी गठन हो चुका था। और दूसरा, लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा का भी गठन 1919 एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, भारत में पारित किया गया। हालांकि कहते हैं कि इसमें कोई ज्यादा बदलाव तो नहीं था या ज्यादा पावर तो नहीं थी, लेकिन एक दुनिया को दिखाने के लिए अंग्रेजों ने ये हमारे भारतीयों में क्या कर दिया था, थोप दिया था कह सकते हो, क्योंकि पावर तो हमारे पास थी नहीं, सारा कानून ब्रिटेन से बन के आ रहा था, सारी पावर क्या कहते ब्रिटेन से आ रही थी भारत में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये खाली एक नाम मात्र इसको क्या किया था, भारत में पारित कर दिया गया था। और हमारी सबसे अच्छी बात है यूपीएससी की, जो यूपीएससी का जो एक्ट था वो 1919 का एक्ट था, लेकिन आपको पता होगा ली कमीशन, ये पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा, ली कमीशन के माध्यम से 1926 में पहली बार यूपीएससी की क्या की गई, स्थापना की गई। तो साथियों ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए था। उसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण एक्ट, जिसको भारत शासन अधिनियम कहा जाता है, 1935। अब मैंने आपको 1935 का अगर मैं अधिनियम बताऊं आपको, तो भारतीय सरकार में, यानी कि अभी जो प्रचंड में हमारा जो संविधान है उसका लगभग 80% अनुच्छेद, भाग या फिर अनुसूचियां, जितनी भी सारी हमारी पावर है वो सारे माध्यम कहां से आ रही है, हमारे 1935 एक्ट। अब आप कहोगे कि सर 1935 का ऐसा क्या एक्ट था जिसके कारण हमें अभी भारतीय संविधान में 80% इसको डालना पड़ा। इसका रीजन ये था क्योंकि 1935 का जो एक्ट लाया गया, ये भारत सरकार के साथ प्लस ब्रिटेन सरकार के साथ दोनों का एक मिश्रण करके ये एक्ट पारित किया गया, जिसमें भारतीयों की भी मंजूरी थी और साथ में ब्रिटिश की भी मंजूरी थी। तो दोनों के माध्यम से इसको क्या किया गया, लाया गया। अब इसमें क्या क्या कराया गया, पहले हम इसको क्लियर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट रहने वाला है 1935 का। अब 1935 का जब एक्ट लाया गया तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था 1919 में प्रांतों में क्या लाया गया था, सरकार लाया गया था। तो प्रांतों को क्या कर दिया गया, अलग करके पहली बार 1935 में केंद्र में सरकार बनाने की क्या की गई, यहां पे पहल की गई। पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यानी कि द्वैत शासन को राज्य में प्रांत में समाप्त करके केंद्र में लाया गया, किसको, द्वैत शासन को। यानी कि अब केंद्र में भी क्या बन सकता था, सरकार बन सकती थी। जैसे हमारे वायसराय हुआ करता था उस समय, वहां पे राष्ट्रपति, अभी राष्ट्रपति हमारे, वैसे वायसराय का पावर जो था वो 1935 में डाल दिया गया था। उसके बाद सबसे पहले आरबीआई
की भी स्थापना इसी 1935 एक्ट के माध्यम से किया गया था। और जितने भी हमारे पावर्स थे, यानी कि अभी जितने भी हमारे पावर है, वो सारे पावर 1935 में ला दिए गए थे। आप ये कह सकते हो कि हमारा संविधान लगभग 1935 से ही बनना स्टार्ट हो चुका था, या फिर आप ये कह सकते हो कि 1935 में हमारा संविधान पूरी रूप से यानी कि न्यू में क्या कर दिया गया था, उसको रख दिया गया था, बस उसको पारित ही करना था। क्योंकि 1947 में जब देश आजाद होता है तो 1950 तक ये सारे जो माध्यम होते हैं, एक्ट होते हैं हमारे, वो सब 1935 के एक्ट चलते हैं। यह आपसे पूछा जाता है कि संविधान बनने से पहले भारत में किस कानून व्यवस्था, कौन सी कानून व्यवस्था लाई गई थी, तो आप कहोगे 1935 भारत शासन अधिनियम जो कानून व्यवस्था थी उसी को 1950 तक क्या किया गया, भारत में पारित किया गया। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट। अब ये आपको समझ में आ गया होगा 1935 का आरबीआई मैंने आपको बता दिया, केंद्र में द्वैत शासन लाया गया, यानी कि सरकार बनाने की घोषणा की गई। और 1935 के माध्यम से भारत का जो राष्ट्रपति है, ध्यान दीजिएगा, अभी जो प्रेजेंट में राष्ट्रपति है, उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे, इनको अध्यादेश यानी कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अब उस समय ऐसा था ना कि अध्यादेश लाने का कोई वो कारण नहीं माना जाता था, या फिर 2 महीना 1 महीने के लिए अध्यादेश लाया जाता था। लेकिन 1935 में क्या किया गया कि अब जो वायसराय होगा उसका जो अध्यादेश की जो मान्यता होगी वो लगभग 6 महीने की होगी, यानी कि 6 महीने तक उसके अध्यादेश को क्या किया जाएगा, मंजूर माना जाएगा। और उसी अध्यादेश को 1950 में भारत के राष्ट्रपति को यह पावर जो दी गई है, यानी कि अभी जो 123 में हमारे भारत में अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, वही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने वाला जो एक्ट है वह 1935 के माध्यम से लाया गया है। साथियों, इस पॉइंट को भी आप लोग क्लियर कीजिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, तो इस पॉइंट को क्लियर कीजिएगा। अब ये सारी चीजें हमारी प्रक्रियाएं चलती हैं, इसके जो मेन पॉइंट मैंने अभी बताया कि एक अलग सा वीडियो आप लोग के लिए मैं जरूर बनाऊंगा, जिसमें कि सारे पॉइंट यानी कि जितने भी हमारे संशोधन या जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको मैं अलग से आपको समझाऊंगा। तो अभी हम खाली एक एक्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय संविधान की नींव रख रहे हैं, तो उसी के माध्यम से मैं आपको ये सारी चीजें यहाँ पे समझा रहा हूं। उसके बाद बात करते हैं हम, लास्ट जो हमारा भारत शासन अधिनियम आता है वह आता है 1947 का। अब 1947 इसको ज्यादा पढ़ने की खास बात नहीं है, लेकिन आपको 2-4 पॉइंट यहां पे समझ में आने चाहिए। आपको पता होगा कि 1945 में आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है और उसी के बाद ब्रिटिश में चुनाव होते हैं। जब चुनाव वहां पे होते हैं तो आपको पता होगा कि लेबर पार्टी की वहां पे विजयी होती है, जिसमें कैलिमेंट इटली जी वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं और उन्हीं के द्वारा कैबिनेट मिशन भारत में भेजा जाता है, जिसमें 3 सदस्य होते हैं। तो इन्हीं के माध्यम से भारत में 1947 का क्या लाया जाता है, एक्ट लाया जाता है। और इसी एक्ट में कहा जाता है कि भारत के 2 टुकड़े होंगे, यानी कि भारत और पाकिस्तान का निर्माण होगा। और साथ में भारत में जो संविधान 1935 का जो एक्ट लाया गया है वो 1900 जब तक भारत में संविधान नहीं बनता है तब तक आप इसी एक्ट को यहां पे चलाओगे। तो इस तरीके से भारत में क्या चलता है दोस्तों, 1947 का भारत शासन अधिनियम क्या चलता है, पारित चलता है। तो साथियों ये था काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया। 1773 से लेकर 1947 तक की सारी जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो आपके एग्जाम से रिलेटिव है, वही चीज मैंने यहां पे आपको पूरी रूप से क्लियर करवा दी है। अब इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये जो चैप्टर है आपका, ये यहीं से आपका कंटिन्यू शुरू होगा, यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस टाइप से हम लोग यहाँ पे वीडियो आगे बढ़ाएंगे, जिसके लिए आपको सारी व्यवस्था यानी कि सारे जो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे वो एक ही वीडियो में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको अदर वीडियो में देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो साथियों ये था हमारा 1947 भारत शासन अधिनियम, जो यहां तक हमने महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ आपको क्लियर करा दिए। तो साथियों कैसा लगा वीडियो, अगर आपको बेटर लगा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना या फिर अपने साथियों में शेयर करना इसको, जिससे कि यहां पे आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।